नमस्कार और स्वागत है इस विश्लेषण में। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। एक पूरी सिनेमैटिक स्क्रिप्ट। फिल्म का नाम है वाराणसी और इसे एस राजामौली के स्तर पर सोचा गया है और कास्टिंग महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन। तो आज हमारा काम सिर्फ इसकी कहानी बताना नहीं है, बल्कि इस महाकाव्य की परतों को खोलना है, इसके सिनेमैटिक डीएनए को समझना। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये पौराणिक कथाओं, विज्ञान कथा और इतिहास का एक ऐसा संगम है जो कम ही देखने को मिलता है। यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये तीनों चीजें हैं, बल्कि ये है कि इन्हें गूंथा कैसे गया है। कहानी के केंद्र में कुछ बड़े विचार हैं, जैसे समय को एक चक्र की तरह देखना, एक सीधी रेखा की तरह नहीं। हाँ, और प्रकाश अंधकार का संतुलन, और सबसे जरूरी वाराणसी शहर की भूमिका, जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि समय का केंद्र है, एक धुरी। तो चलिए इसके नींव से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 7200 ईसा पूर्व, मतलब रामायण काल से। स्क्रीन पर लंका जल रही है, समुद्र में उफान है और हनुमान जी को पर्वत फेंकते हुए दिखाया गया है। एक बहुत ही जबरदस्त विजुअल। ये एक बहुत बड़ा कैनवास सेट करता है। लेकिन इसी युद्ध भूमि के बीच एक सुनहरा कमल आकाश से गिरता है और उससे एक अद्भुत चमक निकलती है। ये कहानी को बहुत बड़ा पैमाना तो देता है, पर क्या इसमें शुरुआत में ही सब कुछ बता देने का खतरा नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन राजामौली के स्टाइल में वो रहस्य पर नहीं, वादे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये सीन दर्शकों से एक वादा है कि आप जो देखने वाले हैं वो इसी स्तर का महाकाव्य होगा। अच्छा। और कमल का गिरना सिर्फ पवित्रता का प्रतीक नहीं है, ये संहार में सृजन के शैव दर्शन की ओर भी इशारा करता है। आरआरआर में आग और पानी की तरह। समझी? तो रहस्य क्या होगा में नहीं, बल्कि ये सब कैसे जुड़ेगा में है। बिल्कुल। और ये जुड़ाव हमें तुरंत दिखता है। कहानी हजारों साल आगे 512 ईस्वी के वाराणसी में पहुंचती है। गंगा किनारे एक यज्ञ हो रहा है और तभी आकाश से एक उल्काकण धरती पर गिरता है। और एक साधु उसे कहते हैं देवों का उपहार नहीं, चेतावनी। हाँ, और इलाका एक पूर्व जन्म का अवतार उस कण को छूता है और जमीन कांप उठती है और वहां से नंदी की एक विशाल मूर्ति निकलती है, जिसके माथे पर एक रहस्यमयी चक्र बना हुआ है। देखिए, ब्रह्मांड कैसे अलग अलग युगों में संकेत छोड़ रहा है। त्रेता युग में एक दिव्य कमल और फिर मध्यकाल में एक ब्रह्मांडीय उल्काकण। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये समय के धागे हैं। और नंदी की मूर्ति और वो चिन्ह, वो इस पूरी पहेली का केंद्रीय टुकड़ा है। वो संरक्षक भी है और रहस्य भी। तो स्क्रिप्ट यहीं पर एक सवाल खड़ा कर देती है, इन अलग अलग युगों की घटनाओं में क्या संबंध है? सही। और यही सवाल हमें आज के जमाने में यानी 2027 में लाता है। एक तरफ एक विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, नासा, इसरो सब चेतावनी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे एक प्राचीन जहाज मिलता है, जिस पर ठीक वही नंदी का चिन्ह है। बिल्कुल वही जो 5112 ईस्वी में वाराणसी में मिला था। तो अब सवाल ये है कि आज के जमाने में इन सबको जोड़ेगा कौन? यही हमारे हीरो की जरूरत पड़ती है ना? हाँ, और यही अर्जुन कश्यप यानी महेश बाबू की एंट्री होती है। वो सिर्फ वाराणसी का एक शोधकर्ता नहीं है, स्क्रिप्ट उसे पुरातत्व, भाषा शास्त्र और प्राचीन भौतिकी का जीनियस बताती है। प्राचीन भौतिकी, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब वो सिर्फ पुरानी चीजें नहीं पढ़ता, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास भौतिकी के ऐसे नियम थे जिन्हें हम आज विज्ञान नहीं जादू मानते हैं। उसका एक संवाद है, वाराणसी सिर्फ शहर नहीं, ये समय का दरवाजा है। ये लाइन उसके किरदार को पूरी तरह से परिभाषित करती है। वो शहर को एक आध्यात्मिक और एक लौकिक केंद्र के रूप में देखता है। और उसे गुप्त मंदिर में वही नंदी चिन्ह मिलता है और वो समझ जाता है कि ये सब जुड़ा हुआ है। अर्जुन जहाँ स्थानीय ज्ञान का प्रतीक है, वहीं इला यानी प्रियंका चोपड़ा कहानी में एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य लाती है। हाँ, वो एक एस्ट्रो आर्कियोलॉजिस्ट है। वो अर्जुन को बताती है कि वो उल्काकर्ण कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि वो समय के संतुलन को नियंत्रित करने वाली एक चाबी हो सकता है। स्क्रिप्ट में उसे आधुनिक सीता जैसा बताया गया है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ एक सहायक किरदार नहीं, बल्कि अपनी यात्रा पर निकली एक शक्तिशाली नायिका है। और ये दोनों मिलकर एक प्राचीन नक्शे को डिकोड करते हैं जो दुनिया के 4 हिस्सों में बटा है, अंटार्कटिका, अफ्रीका, वनाचल और वाराणसी। तो ये एक क्लासिक एडवेंचर क्वेस्ट की नींव रखता है। हाँ, एक तरह से इंडियाना जोन्स जैसा। हाँ, ये 4 स्थानों वाला नक्शा एक क्लासिक मैकगफिन चेस की तरह है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हर हिस्सा सिर्फ एक पहेली का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक अलग युग और तत्व से जुड़ा है। और जाहिर है इस बड़ी खोज के रास्ते में कोई तो आएगा। हर कहानी एक अच्छे विलेन के बिना अधूरी है। यहाँ वो विलेन है रुद्रदेव, जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन निभा रहे हैं। रुद्रदेव का किरदार बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं है, वो एक पतित साधु है। पतित साधु? हाँ, मतलब उसका एक जटिल अतीत होगा। शायद वो अच्छे इरादों से शुरू हुआ होगा, लेकिन शक्ति की भूख ने उसे रास्ते से भटका दिया। वो कभी वाराणसी का रक्षक था और अब उसी शक्ति को अपने लिए चाहता है। सही। उसका लक्ष्य है द कॉस्मिक ट्राइडेंट यानी ब्रह्मांडीय त्रिशूल हासिल करना, जिससे समय, मृत्यु और तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है। उसका एक संवाद है, युग वही जीता है जिसके हाथ समय हो। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। समय पर नियंत्रण पाना शक्ति का अंतिम रूप है। ये किरदार एक बड़ा सवाल उठाता है, जब किसी के पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति आ जाए तो क्या होता है? वो देव बनता है या दानव? तो रुद्रदेव का लक्ष्य समय पर नियंत्रण पाना है और उस नियंत्रण की चाबी यानी वो त्रिशूल दुनिया भर में बिखरी हुई है। जाहिर है यहीं से कहानी एक ग्लोबल एडवेंचर का रूप ले लेती है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा पर बात करते हैं। पहला पड़ाव है अंटार्कटिका। हाँ, और यहाँ उन्हें बर्फ के नीचे त्रेता युग की एक पूरी सेना मिलती है जो हजारों साल से जमी हुई है। ये तो विजुअली एक शानदार कॉन्सेप्ट है, इतिहास जो बर्फ में जम गया था और अब वर्तमान में पिघल रहा है। इसका एक गहरा मतलब भी है। क्या मतलब? कि अतीत मरा नहीं है, बस सो रहा है, और क्लाइमेट चेंज जैसी आज की समस्या उसे जगा रही है। ये पौराणिक कथा को एक बहुत ही आधुनिक चिंता से जोड़ने का एक चालाक तरीका है। अच्छा, ठीक है,
तो बर्फ से निकलकर वे पहुंचते हैं अफ्रीका की गर्मी में। हाँ, और यहाँ जानवरों के झुंड से बचते हुए एक्शन सीन है और उन्हें एक प्राचीन टैबलेट मिलता है। ये थोड़ा टिपिकल एडवेंचर फिल्म जैसा नहीं लगता? ऊपर से देखने पर लग सकता है, लेकिन अगर हम प्रतीकों को देखें तो अंटार्कटिका में उन्होंने जमे हुए इतिहास का सामना किया, अफ्रीका में वे जीवित प्रकृति की कच्ची और अनियंत्रित शक्ति का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है, ये चुनौती का प्रकार बदलना है। और इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है वनांचल की उग्र भाटी गुफाएं। यहाँ उन्हें काली माता की एक अधूरी मूर्ति मिलती है। अधूरी क्यों? अधूरी मूर्ति का मतलब हो सकता है कि संतुलन अभी अधूरा है, शक्ति वहां है लेकिन वो पूरी तरह से स्थापित नहीं है, उसे पूरा करना ही नायकों का काम है। और एक रहस्यमयी रक्षक आत्मा भी मिलती है जो चेतावनी देती है। हाँ, ये एडवेंचर कहानियों का एक क्लासिक ट्रोप है, द गार्डियन एट द थ्रेशोल्ड। ये वो बिंदु है जहाँ नायकों को अंतिम परीक्षा से पहले अंतिम चेतावनी मिलती है। तो इन सभी जगहों से गुजरने के बाद कहानी का क्लाइमैक्स वापस वहीं आता है जहाँ से सब शुरू हुआ था, वाराणसी। चक्र पूरा होता है। रुद्रदेव ब्रह्मांडीय त्रिशूल को सक्रिय कर देता है, आसमान लाल हो जाता है, गंगा की लहरें पीछे हटने लगती हैं। ये सुनने में तो प्रलय जैसा लगता है। बिल्कुल, गंगा जो जीवन का प्रतीक है, उसका पीछे हटना एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, जैसे प्रकृति खुद हार मान रही हो। और तभी होती है महेश बाबू की मास गॉडलाइक एंट्री। हाँ। स्क्रिप्ट कहती है कि वो नंदी पर सवार है, हाथ में दिव्य त्रिशूल है और बैकग्राउंड में हर हर महादेव राजामौली मिक्स बज रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सिनेमा में सीटियों के लिए बनाया गया सीन है, लेकिन सिनेमैटिक तौर पर देखें तो ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं है, ये अर्जुन के किरदार के ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करता है, एक शोधकर्ता से एक रक्षक में। वो महादेव के अंश की तरह दिखता है और ये एंट्री अर्न्ड लगती है क्योंकि उसने पूरी यात्रा की है। अर्जुन का एक शक्तिशाली संवाद भी है, वाराणसी में जन्मा हूँ और अंधकार में प्रकाश लाना मेरा धर्म है। बिल्कुल। इसके बाद आध्यात्मिक शक्तियों, समय को मोड़ने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक जबरदस्त लड़ाई होती है। और ये क्लाइमैक्स कहानी के सभी विषयों को एक साथ ले आता है, पौराणिक कथाएं, विज्ञान और व्यक्तिगत नियति। ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि समय के संतुलन के लिए एक आध्यात्मिक युद्ध है। और इसमें इल्ला की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो प्राचीन मंत्रों को सक्रिय करती है। हाँ, ये दिखाता है कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, ज्ञान और विश्वास से भी मिलती है। अंत में दुनिया बच जाती है, समय संतुलित हो जाता है और वाराणसी फिर से सिटी ऑफ टाइम कहलाती है। फिल्म के आखिर में इला अर्जुन से पूछती है कि उसका अगला सफर कहाँ होगा, जिस पर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, जहाँ भी समय मुझे पुकारे। ये एक बेहतरीन अंत है, कहानी को समाप्त भी करता है और भविष्य की संभावनाओं के लिए दरवाजा खुला भी छोड़ता है। हाँ, ये एक संभावित फ्रेंचाइजी की नींव भी रखता है। तो कुल मिलाकर ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक मनोरंजन की कहानी नहीं है, ये संस्कृति, विज्ञान और कल्पना का ऐसा संगम है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक अनुभव होगा। निश्चित रूप से ये स्क्रिप्ट प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं को एक वैश्विक हाई स्टेक्स साइंस फिक्शन प्लॉट के साथ सफलतापूर्वक जोड़ती है। ये क्लासिक हीरो की यात्रा का उपयोग करती है, लेकिन उसे एक महाकाव्य राजामौली पैमाने पर प्रस्तुत करती है। किरदारों की प्रेरणा सिर्फ दुनिया बचाने की नहीं है, बल्कि समय, धर्म और संतुलन जैसी बड़ी अवधारणाओं से जुड़ी है। सही कहा, ये सिर्फ दुनिया को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस संतुलन को समझने और उसकी रक्षा करने के बारे में है जिस पर यह दुनिया टिकी है। ये स्क्रिप्ट वास्तव में कल्पना को उड़ान देती है और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्क्रिप्ट का अंत इस विचार के साथ होता है कि अर्जुन का सफर वहां होगा जहां समय उसे पुकारेगा और उसका मानना है कि वाराणसी समय का दरवाजा है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर समय को एक नदी की तरह नहीं बल्कि एक दरवाजे की तरह देखा जाए तो हमारे इतिहास के कौन से पल हैं जिन्हें हम फिर से देखना चाहेंगे या जिनसे हम कुछ सीखना चाहेंगे।